Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati. प्रिय दोस्तों, मैं आपको सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर दिया हूं और ये 9 दिसंबर 2019 का पेपर मैथ का क्लास 1 to 5 से का है सेकंड पार्ट। तो इस समय सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं सोचा कि आप सभी लोगों के लिए मैं इसका एक बार रिवीजन करा दूं, सबका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका प्रश्न को देखते हुए तो प्रश्न यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 10 और 12 यहाँ पर आपको ये देखना है कि समान संख्या में हैं तो आप क्या करेंगे। यदि समान संख्या में हैं तो आप जो है इनका लासा निकाल लेंगे और 10, 12 और 24 का लासा कितना होता है आपको मालूम हो गया होगा कि 120 होता है। तो इस तरह से आप अगर ए का निकालना चाहेंगे तो ए में कितना आ जाएगा 120 बटा 10। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कितना आ गया 12 आ गया 12। और इसी तरह से अगर बी का अगर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 120 बटे 12। तो ये कितना आ गया 10। इसी तरह से अगर आप सी का निकालना चाहें तो सी में भी आप देख सकते हैं कि 120 बटे कितना आया है 24। तो 120 बटे 24 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो कितना आ गया 12, 10, 5, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा तो 12, 10, 5 यानी आप आंसर नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने 31 का करेक्ट कर लिया। अब आइए देखते हैं 32 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आपने क्या किया, इसमें का एक वर्ग बना लिया। अब जब आपने वर्ग बना लिया तो इसे काट कर 4 बराबर भागों में, भाई इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब इसको अगर आप 4 बराबर भागों में काट लिया आपने तो कितना हो गया 2 इधर हो गया और 2 इस साइड में हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, आइए अब 33 नंबर क्वेश्चन अगर देखें। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि सही नहीं है। तो अब कौन सा सही नहीं है, तो यही आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप चारों ऑप्शन को देखते हुए आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 का फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं।
ठीक है, यही आपको यहाँ पे समझना था कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 34 नंबर का, वह संख्या जो किससे 1 से 10 तक, कहाँ से 1 से लेकर के 10 तक। अब अगर 1 से लेकर के 10 तक की बात कर रहा है तो आप समझ गए होंगे कि 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी, तो ये आपको बताना है। तो सभी संख्याओं से विभाज्य होने की बात कर रहा है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई 10 है, 379 से नहीं डिवाइड हो सकता, 100 भी नहीं डिवाइड हो सकता, 604 भी नहीं डिवाइड होगा 379 से। ये आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 2520। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। कितने? 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 हो, कितने कॉइन्स हो गए टोटल? 25, और धन कुल कितना होगा? 160 रुपए का धन। तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो सिक्के कितने हैं? 25 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 25 सिक्के हैं। अब 25 सिक्कों को कितने टाइप में बांटा गया है? 2 टाइप में। एक तो आपने देखा कि ये तो है 5 रुपए के सिक्के, और दूसरा कितने हैं? 10 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के सिक्के हैं तो उसको क्या है आपने मान लिया? यक्स। ठीक है ना, 5 सिक्के हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे आपने क्या मान लिया? यक्स इंटू 5, और यहाँ पर भी आपने कितना मान लिया? कितने सिक्के? 25 सिक्के हैं ना, तो 25 माइनस एक्स इंटू 100 इंटू 10। ठीक है ना, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? 160, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सीधे कितना आ जाएगा? क्रमशः 18 और 7। ठीक है, तो इस तरह से ये 35 क्वेश्चन नंबर आपका सही हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि मान ज्ञात करना है आपको। 17.5 इंटू 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणते 12.5। तो यहाँ पे अगर आप 17.5 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 52.5। कितना आएगा? 52.5 आएगा। अब यहाँ 3 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर गुणा करते हैं आप तो कितना आता है? 37.5 आता है। 37 माइनस 37.5। अब आप क्या करते हैं? -37 और -3 दोनों को आपने ऐड कर लिया। ठीक है ना, ऐड करने के बाद में कितना आया आपका? 40.5 आया, और 40 को आप 52 में जब जोड़ देंगे, तो 52 में से आप अगर 40 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो इसमें ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 12 ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। कितना भाग है? 1/6वां भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष होंगे? तो ये आपके कितने वृक्ष हो जाएंगे? 10। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी है जो 29 अगस्त 2019 को चल रही है। कितने बजे? 16 बज कर के कितने बजे चल रही है? 16 बज कर के 30 मिनट। तो 16 कब बजते हैं रेलवे की घड़ी में? दोपहर के बाद बजते हैं ना। तो जब दोपहर के बाद बजते हैं तो उस समय क्या होता है? PM होता है। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर 29 अगस्त को 29
अगस्त को 29 अगस्त को कितने बजे चलती है? अगर 16:30 है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? 4:30 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? 4:30 कह सकते हैं। और ये 29 अगस्त कहाँ तक? भाई 31 अगस्त तक की बात है। तो अगर 29 से अगर आप 30 अगस्त तक ले जाएं तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। अब अगर 30 से आप 31 अगस्त ले जाएंगे तो 31 अगस्त को आप कितने बजे? केवल अगर इधर 4:30 है तो 4:30 PM है, तो ये 4:30 PM 30 अगस्त को भी हो जाएगा 4:30 PM, ठीक है। और 12 घंटा जब आप और आगे ले जाएंगे 31 अगस्त को तो कितना हो जाएगा? 4:30 का AM हो जाएगा। अब 4:30 अगर AM हो गया तो आप इसको जोड़ सकते हैं 24 और प्लस 12 कितना हो गया? 4 2 6 2 1 3 यानी कि 36। और 36 और 4 घंटे 15 मिनट शेष जो रह गया। अगर 8 कितने बजे पहुंचती है? 8:45 पे पहुंचती है, तो 8:45 में 4:30 में कितना जोड़ दोगे? 4:15। तो इस तरह से 40:15 आपका वो आंसर कितना आ गया? 40:15 आ गया, ठीक है। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि घटते क्रम की बात है। ये यहाँ ऑप्शन नंबर 4 को देख सकते हैं कि 8500 मिलीमीटर है। जब आप इसको 1000 से 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 8.5 मीटर आएगा, ठीक है। और वहाँ 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो यह भी आप जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो आपने क्या किया? 10 से 80 को डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए? 8.08 मीटर। तो ये हो जाएगा 8.08 मीटर। वहीं पे अगर देखें आप 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। और फिर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8.008 हो जाएगा और 8 मीटर है ही है। तो इस तरह से आप इसके क्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सवाल आपको अपने से लगाना है कि मान लीजिए कह रहा कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है। अब आपने देखा कि चलो अच्छा ठीक है भाई, ये एक तार हमने खींच दिया यहाँ तक, कितने है? ये है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 180 सेंटीमीटर तो इसी को हमने क्या किया? फोल्ड करके एक हमने बना दिया, क्या? आयत बना दिया। तार को आयत का रूप दे दिया। यदि आयत की चौड़ाई कितना दिया गया है भाई? आयत की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई कितना दिया है? 30। कितना दिया गया है? 30, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगी? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू L क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। तो इस तरह से ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। तो इस तरह से आपने L बराबर कितना आ जाएगा? L बराबर 30 आएगा। हाँ, तो क्या है, आपको लंबाई याद करना है ना। तो L बराबर दिया नहीं है तो B बराबर 30 हो गया, ठीक है ना। और 30 इज इक्वल कितना? 2 से आपने 180 को काट दिया तो 90 आ गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि L बराबर कितना हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। तो लंबाई पूछा है तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? अब भाई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहा गया और कुछ ने क्या लिखा? 404 लिख दिया। तो जब उन्होंने 404 लिख दिया
तो अब अध्यापक के रूप में हम कैसे बताएंगे भाई? अध्यापक के रूप में हमको बताना है तो उनको हम क्या करेंगे, एकदम साकार रूप में या सामने यानी मूर्त रूप में, तो उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम को समझाएंगे। ठीक है ना, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? हाँ, तो गणित के पाठ्यक्रम की बात, मुख्य प्रयोजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रयोजन। तो अब आप यह तो जानते हैं कि भाई त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, भाई ये तो है प्रयोजन। लेकिन अगर आप कहें, ठीक है, कि आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, तो आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना तो यह भी हो सकता है। आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आनुपातिक विवेचन। भाई विषय को अगर कहीं सरल और रुचिकर बना दें तो ये तो कोई प्रयोजन नहीं होता है। संख्याओं की नीरसता को समाप्त कर दें, हाँ, तो मुख्य प्रयोजन ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये प्रयोजन नहीं है। ठीक है, प्रयोजन आपका क्या हो सकता है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और उसके बाद में आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि गणित का प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है। अब भैया प्राथमिक विद्यालय की बात करेगा तो ये तो आप समझ सकते हैं ना कि चौपड़ भी हो सकता है, हाँ, सिमेट्री भी हो सकती है। सिमेट्री मतलब क्या होता है कि आकृतियों को पहचानने के लिए होता है, 2D या 3D आकृतियों के लिए, हाँ, और इसके साथ साथ प्रतिरूप भी हो सकता है ना। लेकिन अनुपात जो आएगा ना, ये प्राइमरी विद्यालय में के लिए नहीं सही है। अनुपात आ गया या कोई बीजगणितीय और भी चीज़ें आ गई, तो इस तरह से यहाँ भाग नहीं पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे अनुपात जो लिखा गया है 43 का ऑप्शन, ये है ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि विभिन्न आयामों वाले ना, दो आयतों का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, दो आयतों की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर यहाँ पे दो आयतों की बात हो रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर द्विविमीय आकृतियों के लिए होता है। तो दो आयतों की बात कर रहा है, विभिन्न दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो यहाँ पे तो आप देखिए, एक तो ग्राफ पेपर हो सकता है और पैमाना धागा हो नहीं सकता, और यहाँ पे टाइल भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपना आंसर ध्यान दें तो आपका आंसर बी और डी यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? भाई लिंग का कोई मतलब नहीं है गणित में उपलब्धि कम होने से, हाँ, और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसका भी कोई मतलब नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो यहाँ व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता की बात कर रहा है, लेकिन गणित का स्वरूप की अगर बात किया जाए
तो यहाँ पर तो सही होना चाहिए गणित का स्वरूप। क्यों? क्योंकि भाई गणित में भी आप देखते हैं ना चिन्हों का बदल जाना। भाई जो कुछ बार होता है वो आप देखते हैं मैथमेटिक्स में जो है कहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गणित का स्वरूप सही होना चाहिए, लेकिन शायद आंसर आयोग ने माना है इसका जो है कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन मान लिया गया। और 46 की बात किया जाए तो 46 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है। अगर हम आपसे बताएंगे 1/10 1/100 से क्या है, बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो सबसे अधिक उपयुक्त योजना की बात की जा रही है। तो भैया बच्चों को हम इसी तरह बताएंगे कि इस मूर्त रूप में, ठीक है ना, बच्चों को हम मूर्त चीज़ें दिखाएंगे और मूर्त चीज़ें दिखा करके ही हम उनको समझाएंगे। हाँ, अगर आप 1/4 को क्या करेंगे, 1/4 को अगर आप काटते हैं तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। अगर 1/3 को काटते हैं तो 0.33 आता है। तो इस तरह से तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, और आपने अल्पस थ्योरी यहाँ पे याद किया होगा, तो अल्पस थ्योरी के हिसाब से जो है बच्चों को मूर्त चीज़ों के माध्यम से आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा संख्या चार्ट का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए संख्या चार्ट का प्रयोग करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डाइनिंग ब्लॉक्स का आंसर दे रहा है, तो इस तरह से जो है जो आंसर आया है सही आपका यही होगा, मूर्त रूप में संख्या चार्ट का प्रयोग करना। ठीक है, आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो भाई अति महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं कि क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ठीक है, तो 47 का यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए यहाँ 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक रचनावादी, ठीक है ना, संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण जो है नहीं माना जा सकता है। संरचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो बताइए बच्चों यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है पढ़िए आप चारों ऑप्शन। तो गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। और तीसरा नंबर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। चौथा, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होना चाहिए करेक्ट,
कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 48 का यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। वही रचनावादी दृष्टिकोण से अगर किया जाएगा तो बच्चों को मूर्त रूप में विजुअलाइजेशन के माध्यम से, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन के माध्यम से मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण जो है क्या है, पहलू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो अब भैया 3 डायमेंशनल को आपको समझना है, तो कौन सा इसमें जो है अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बोतल का केवल ऊपरी ही दृश्य दिखेगा। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के अधिगम के संबंध निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गणित के अधिगम के संबंध में सही नहीं है, तो यही आपको यहाँ पर बताना है कि सही नहीं है। तो भाई अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, ये तो सही नहीं है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में गणित के निष्पादन पर असर होता है, ये भी सही नहीं। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, यह भी नहीं सही है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ठीक है, ये चीज़ है, स्वाभाविक नहीं होती है कि यहाँ पे क्या है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, तो यही जो है सही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 52 का। जब 52 नंबर को लिया गया है तो निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 क्या है, अधिक है। तो भाई यहाँ अधिक की बात कर रहा है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है, तो इसका मतलब है कि तुलनात्मक जमा की बात कर रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा तुलनात्मक जमा। ठीक है ना, 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो जहाँ पर अधिक आ जाए और कितनी पेंसिल तुलनात्मक, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जमा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे तो देखो एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये तो सही है। यह योगात्मक प्रकृति का, यह भी सही है। यह गुणनात्मक प्रकृति का है, यह भी सही है। लेकिन इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, ये बाइनरी नंबर होते हैं, तो ये हिंदू अरबी में नहीं आती है। ठीक है, 53 का नंबर 3 वाला सही हो गया। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। और क्या क्या कह रहा है कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तीसरा कह रहा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए जिससे कि अंतर्दर्शी समझ को वो विकसित कर सकें। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, गणितीय तर्कणा का सूचक की बात कर रहा है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। गणितीय तर्कणा, तो गणितीय तर्कणा का सूचक है तो 55 नंबर क्वेश्चन का आप बता सकते हैं कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ठीक है, ये आपका हो गया 55 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ये आपका 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक चार्ट के रूप में, तो आप इसको
देख सकते हैं कि चार्ट में दिया गया कि भाई संजय ने आधा किलो टमाटर, तो 1 किलो टमाटर 40 रुपये का है, तो आधा किलो कितने का हो जाएगा? आधा किलो हो जाएगा 20 रुपये का। तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया? 20 रुपये। अब कहता है 1 किलोग्राम आलू, भाई आलू 2 किलोग्राम 25 रुपये का है, तो 1 किलोग्राम हो गया 12.5 रुपये का, तो 12.5 हो गया। अब कह रहा है कि आधा किलो गाजर, तो गाजर 250 ग्राम 20 रुपये की है, तो आधा किलो हो गई 40 रुपये की। ठीक है। अब कह रहा है 250 ग्राम मिर्च, तो भैया 250 ग्राम मिर्च, यहाँ 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है, तो 250 ग्राम मिर्च की बात करेगा तो कितने को देगी? 25 रुपये की मिर्च हो जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह से अगर 6 नींबू खरीदे, तो वहाँ पे नींबू दिए गए हैं 4 नग 10 का, तो यहाँ पे 6 की बात है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 15। तो आपने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कितना आया? 112.5। 112.5। अब 112.5 आएगा, 200 का नोट दिया, तो आप क्या करोगे? 200 माइनस करके आपका आ जाएगा 87.5। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन आगे देख सकते हैं कि 87.50। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फिर। तो आप 57 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 57 जो लिखा हुआ है एक में, तो 5 और धन 7 बराबर 12, और ये 3 और 4 से कट जाएगी, तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 57 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कह रहा है, इधर आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न कह रहा है कि भाई राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया। कितने बजे राजीव ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था? 7 AM पर। तो अब मान लीजिए राजीव ने 7 AM पे और 7 AM से ले के पार्क किया, उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया। अब भाई 7 AM से 7 PM भी आपने देख लिया, तो कितने घंटे हो गए? 12। अब 12 घंटे हो गए, तो अगर 7 PM आया तो आप इसको क्या कर सकते हैं? कितने बजे तक की बात? 4:30 तक की बात है, तो ये कितने हो गए? 9 घंटे 5 मिनट हो गए। अब 9 घंटे 5 मिनट की बात है, तो यहाँ 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में आप देख सकते हैं 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितना चार्ज देना पड़ा उसको? 150 रुपये। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 150 रुपये की बात हो गई। अच्छा, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही क्रम में, आरोही मतलब जानते हो क्या होता है? आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे छोटी लिखो और फिर बाद में सबसे बड़ी लिख दो। तो आइए यहाँ पे हम जो है इस संख्या को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 7.707 हो जाएगी। और इसके बाद जो है अगर आप ध्यान दें तो ये कितनी हो जाएगी? 7.70 हो जाएगी, ठीक है ना। उससे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 7.07 हो जाएगी। अब उससे भी छोटी कौन हो जाएगी? 7.007 हो जाएगी। अब उससे छोटी कौन हो जाएगी? 0.77। तो क्या कह रहा है कि तृतीय स्थान पर तो 7.07 है, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक
0 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है तो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिख लो कि इकाई। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इकाई। तो यहाँ पे लिख लो इकाई, फिर यहाँ पे दहाई, फिर हज़ार, दहाई के बाद सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर यहाँ पे 10,000। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें कि 5 अंक की संख्या, दहाई के स्थान का अंक कितना होना चाहिए, दहाई के स्थान का अंक कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 मतलब 2 होना चाहिए। और हज़ार के स्थान का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना होना चाहिए। तो 2 है तो 100वें वाले का 4 होगा। ठीक है। अब कहते हैं 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना होना चाहिए। ये ले 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 482। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो रहा है चौथा। ठीक है। इस तरह से आपने मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। तो ये क्लास 1 to 5 का क्या था, मैथमेटिक्स के पोर्शन थे। ठीक है। और ये बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी कि कम से कम आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, गुड बाय।